हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम निधि मित्तल है। आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं और उसके मेन एसेंशियल क्या होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट और मेन एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। आप एक बात याद रखिएगा, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा से ही दो पार्टीज के बीच में होती हैं। जो एग्रीमेंट होता है वो दो पार्टीज के बीच में होता है। दो पार्टीज मतलब एक पार्टी जिसके द्वारा ऑफर बनाया जाता है और दूसरी पार्टी जिसके द्वारा इस ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है। किसी भी एग्रीमेंट में दो पार्टीज का होना आवश्यक है। यह जो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दे रखी गई है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है, यह परिभाषा कॉन्ट्रैक्ट की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सब क्लॉज एच में दे रखी गई है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितने भी एग्रीमेंट होते हैं क्या वो सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में जा सकते हैं। एक क्वेश्चन एराइज होता है कि जितने भी एग्रीमेंट हैं क्या वो सभी कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपको याद रखिएगा, जितने भी एग्रीमेंट हैं वो सभी कॉन्ट्रैक्ट तभी कहलाएंगे जब वहाँ पर सेक्शन 10 के अंतर्गत बताए गए रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो रहे होते हैं। कोई भी एग्रीमेंट किसे कहा जाता है, एग्रीमेंट की डेफिनेशन कहाँ दे रखी गई है। अगर ए वो प्रॉमिस करता है बी से, ए कहता है प्रॉमिस करता है बी से कि ए बी को अपनी वॉच बेचने को तैयार है। बी यहाँ पर प्रॉमिस करता है ए से कि वह उस वॉच को 2000 रुपये में खरीदने को तैयार है। यहाँ पर आप इसी को एग्रीमेंट का नाम देंगी और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सब क्लॉज ई के अंतर्गत सेक्शन 2 सब क्लॉज ई के अंतर्गत एग्रीमेंट को डिफाइन करा गया है। एवरी प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अब यहाँ पर बात आ रही है यह प्रॉमिस क्या होता है, तो इस प्रॉमिस को भी डिफाइन करा गया है सेक्शन 2 सब क्लॉज बी के अंतर्गत। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है भाई, जब कोई व्यक्ति जिसके लिए ऑफर बनाया गया है उस ऑफर को स्वीकार कर लेता है वह प्रॉमिस बन जाता है। मैंने शुरू में भी आपसे एक बात पूछी थी इस संबंध में कि कोई भी जितने भी एग्रीमेंट होते हैं, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर वहाँ पर सेक्शन 10 के रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो रहे हैं तब आप उसे कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में रखेंगे। और सेक्शन 10 के अंतर्गत क्या रिक्वायरमेंट्स बताए गए हैं, या फिर आप इस तरह समझ सकते हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेन एसेंशियल्स क्या बताए गए हैं।
सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, पर हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। क्या एसेंशियल होते हैं? सबसे पहले वहाँ पर दो पार्टीज होनी चाहिए, एक व्यक्ति जिसने ऑफर बनाया, दूसरा जिसके लिए ऑफर बनाया गया। पार्टीज को कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है। कॉम्पिटेंट होना चाहिए मतलब पार्टीज को मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होना चाहिए। जिस बात को लेकर पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वहाँ पर लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना बेहद ज़रूरी है। जो पार्टीज की सहमति है इस संबंध में, वो सहमति यहाँ पर इसमें फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो पार्टीज़ हैं, अब ए कह रहा है वॉच बेचने की बात कर रहा था ए बी को, और बी जो अपनी सहमति दे रहा है वो डर और दबाव में दे रहा है, तो फ्री कंसेंट नहीं है, बल्कि क्या होना चाहिए, पार्टीज़ की फ्री कंसेंट होनी चाहिए। और किसी ऐसी बात को लेकर एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए जिसको एक्सप्रेसली लॉ की तरफ से वॉइड डिक्लेयर किया जा चुका है। क्लियर है? ये सारे उसके मेन एसेंशियल बताए गए हैं। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, आप उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यह जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यह भी कई तरह से होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आगे भी जाकर आप रीड करेंगे। जनरल स्पीकिंग हम बात करें तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट के हमें टाइप्स देखने को मिलते हैं। एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, बाइलेटरल, यूनिलेटरल, वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल, एक्सेट्रा, मैनी टाइप्स। अगर आपसे कोई पूछे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि सेक्शन 10 के रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर देता है, वो अपने आप में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। याद रखिएगा, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है पार्टीज के बीच में, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं वो किस तरह की होनी चाहिए। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है तो जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हैं वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बहुत क्लियर, डेफिनेट होनी चाहिए। आखिरकार आपका मकसद क्या है उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का, सर्टेन और कंप्लीट होनी चाहिए। टर्म्स किसी भी तरह की उसमें जो है डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का उसमें संदेह नहीं होना चाहिए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हैं वो किस तरह की होनी चाहिए? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सामने वाली पार्टी को समझ में आनी चाहिए। वॉइड एग्रीमेंट किसे कहते हैं? हम बात कर रहे थे वैलिड किसे कहते हैं, वॉइड एग्रीमेंट किसे कहते हैं? ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता उसे वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। यह वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन कहाँ दे रखी गई है? सेक्शन 2 सब क्लॉज जी के अंतर्गत वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन दे रखी गई है। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 2 के सब क्लॉज जी में। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, पार्टीज चाहे कुछ भी कर लें उसे इन्फोर्सेबल नहीं करा सकती लॉ के द्वारा, उस एग्रीमेंट को वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत बहुत सारे एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें वॉइड डिक्लेयर किया जा चुका है, जैसे कि सेक्शन 24 से सेक्शन 30 तक में बताए गए हैं। इस संबंध में मैं फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे कि आप इस संबंध में देख सकते हैं माइनर एग्रीमेंट, कि माइनर के द्वारा किया गया एग्रीमेंट हमेशा से ही वॉइड एब इनिशियो माना जाता है।
जिसका लीडिंग केस मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास का केस है। वहीं पर इसके विपरीत एक एग्रीमेंट आता है वॉइड, इसके विपरीत आता है एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि सेक्शन 2 सब क्लॉज आई के अंतर्गत वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताई गई है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी एक पार्टी के बिहाफ पर ही इन्फोर्सेबल हो सकता है। इसका मतलब क्या है, इसको एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत एक एग्जाम्पल पहले बताती हूँ, फिर बात समझाऊंगी। अगर ए है, वो बी से कह रहा है कि वह उसे अपनी वॉच बेचना चाहता है। क्या बी खरीदने को तैयार है? बी वॉच नहीं खरीदना चाहता, लेकिन जो ए है वो डरा धमकाकर इस वॉच को बी को 2000 रुपये में बेचने को तैयार करता है। मतलब बी की सहमति किस तरह से ली गई है? डरा धमकाकर, उसमें फ्री कंसेंट नहीं है। अब यहाँ पर पीड़ित पक्ष कौन है? यहाँ पर फ्री कंसेंट किस पार्टी की नहीं है? बी की नहीं है। यहाँ पर ऐसे केस में बी के पास ये राइट आ जाएगा, बी पार्टी के पास ये राइट आ जाएगा। अगर वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वो वॉइड भी करवा सकती है, अगर वो चाहे तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकती है। लेकिन जब तक यहाँ पर बी पार्टी ऐसा नहीं करेगी तब तक इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड ही माना जाएगा। बहुत ही मामूली सा एक डिफरेंस देखने को मिलता है। कई बार एक क्वेश्चन बनता है इस संबंध में एक ये भी कि डिफरेंस क्या है आखिरकार वॉइड एग्रीमेंट में और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में। भाई एक बात याद रखिएगा, जो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं आप उनको इन्फोर्सेबल ही नहीं करा सकते किसी भी कीमत पे। नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, आप इन्हें इन्फोर्सेबल नहीं करा सकते। लेकिन जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब तक ये वाली जो पार्टी है जिसकी सहमति फ्री कंसेंट से रिसीव नहीं करी गई है, फॉर एग्जाम्पल समझा रही हूँ, तब इस पार्टी के पास ये राइट है कि जब तक ये पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करवा लेती तब तक इस एग्रीमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल नहीं, तब तक इस एग्रीमेंट को वैलिड ही माना जाएगा। उसे कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक आता है इल्लीगल एग्रीमेंट, किसे कहते हैं? बहुत ही जनरल स्पीकिंग अगर हम बात समझें, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो कि अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। जनरल स्पीकिंग ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, आप उसे यहाँ इस संबंध में इल्लीगल एग्रीमेंट के रूप में जान सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है इस संबंध में कि क्या डिफरेंस पाया जाता है इल्लीगल एग्रीमेंट में और वॉइड एग्रीमेंट में। इनमें डिफरेंस पाया जाता है, बहुत ही मामूली सा डिफरेंस होता है इनमें। आप हर वॉइड एग्रीमेंट को इल्लीगल नहीं कह सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए इम्पॉसिबल एक्ट के लिए, फॉर एग्जाम्पल इम्पॉसिबल एक्ट के लिए कोई एग्रीमेंट हो रहा है, वो वॉइड है, पर वहाँ पे ऐसी कोई बातें नहीं है जो उसे इल्लीगल बना रही हूँ। पर वहीं पर इसके विपरीत अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो पब्लिक पॉलिसी के विपरीत है तो उसको इल्लीगल कहा जाएगा और उसका रिजल्ट होगा कि वो वॉइड माना जाएगा। तो आज के लिए आप देख लीजिए, ये जो नोट्स आपको शो हो रहे हैं यहाँ पर, आई थिंक काफ़ी अच्छी तरीके से बनाए गए हैं और बहुत क्लियर हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत अगर हम बात करें नोट्स के बिहाफ पर ही एक बार उसे हम देखें तो एग्रीमेंट किसे, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, एग्रीमेंट का मेन अगर बात करें मोटो क्या है इस संबंध में, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट माने जा सकते हैं, एग्रीमेंट कहाँ डिफाइन करा गया है, फॉर एग्जाम्पल समझाया गया है, प्रॉमिस कहाँ डिफाइन करा गया है इस संबंध में, क्या सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अगर हाँ तो ऐसा कब हो सकता है, मेन एसेंशियल्स क्या होते हैं। कोई भी एग्रीमेंट जब लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट के कितने क्लासिफिकेशन पाए जा सकते हैं जनरली स्पीकिंग,
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम किसे कहेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो किस तरह की होनी चाहिए। वॉइड एग्रीमेंट हम किसको कह सकते हैं इस संबंध में यहाँ पर। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। वॉइड एग्रीमेंट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में मेनली क्या डिफरेंस पाया जाता है। इलीगल एग्रीमेंट किसे कहते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस पाया जाता है। तो इस तरह से ही कुछ बातें हमने अच्छी तरह से कर ली और नोट भी हमने बना लिए हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ अपनी क्लास हम यहाँ पर आज कंप्लीट करते हैं।